चलिए तो हम आगे देखते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को। हमने जो कल पढ़ा था डिजिट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, उन्हीं से मिलकर सारे नंबर्स बने होते हैं। ठीक है, 10 डिजिट्स कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम्स, जिनमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट या रीड करते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या प्रणाली और एक इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। इसमें हमने प्लेसेस के बारे में पढ़ा था यानी पीरियड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम के पीरियड्स हैं यानी प्लेसेस हैं, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, फिर हमने इंटरनेशनल सिस्टम में देखा था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोमा के बारे में पढ़ा था। इंडियन सिस्टम में राइट साइड से हम 3 अंकों बाद कोमा लगाते हैं तो, और उसके बाद हर दो अंक बाद कोमा लगाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में यानी राइट साइड से यानी दाईं ओर से 3-3 अंकों बाद कोमा ही, मतलब 3-3 अंकों बाद ही कोमा लगाते हैं हर बार। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रोमन नंबर्स के बारे में, जो इसमें 7 सिंबल्स मैन है। 1 के लिए आई यूज होता है, 5 के लिए वी यूज होता है, 10 के लिए एक्स यूज होता है और 50 के लिए एल यूज होता है, 100 के लिए सी यूज होता है, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम यूज होता है। ठीक है, तो कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, हम दोहराया नहीं जा सकता। जैसे 3 को मैंने बताया था इस तरीके से लिखते हैं हम, लेकिन 4 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? 5 में एक कम करेंगे और एक कम करने के लिए वी के लेफ्ट साइड हम जो 1 के लिए सिंबल यूज करते हैं आई, उसे लिख देंगे। लेफ्ट साइड लिखने से होता है कि बड़े सिंबल में से छोटा सिंबल माइनस हो जाता है। ठीक है, और बताया था कि बी, एल और डी जो सिंबल बी 5 के लिए यूज होता है, एल 50 के लिए और डी 500 के लिए, इनको रिपीट ही नहीं कर सकते, इनको सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है और ना ही इनको किसी बड़े मान वाले सिंबल के राइट साइड लिखकर उसमें से घटा सकते। ठीक है, तो ये याद रखना होगा आपको। और मैंने बताया था कि जो 1 है सिंबल, उसे हम सिर्फ 5 में से और 10 में से घटा सकते हैं, और जो एक्स है सिंबल जो 10 के लिए यूज होता है, उसे हम केवल और केवल किस में से घटा सकते हैं? एल, सी, एम, यानी 50, 100 और 1000। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था वैल्यू यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यानी जातीय मान या वास्तविक मान और स्थानीय मान, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। जातीय मान कभी चेंज नहीं होता, किसी भी संख्या में किसी अंक का अपना खुद का मान ही उसकी फेस वैल्यू कहलाता है, यानी वास्तविक मान कहलाता है। और स्थानीय मान किसी संख्या में अंक किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, वो उसके आधार पर उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, ये सब हमने देखा था। और देखा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, यानी इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जिन नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हें ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत तक होते हैं। ठीक है, इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखा था हमने होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल कर दिया जाए, क्या जीरो, तो ये क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है। फिर देखा था हमने इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और शून्य भी शामिल होता है। इसे हम इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो भी शामिल होता है, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सके। p और q क्या है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक, लेकिन q कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर पढ़े थे हमने, इन्हें p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, और इसमें रूट वाली वैल्यू आती है, जैसे √2, √3, √5। और ये पाई, पाई क्यों आता है इसमें? पाई की वैल्यू एक हम 22/7 यानी 22/7 लेते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की सटीक वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि पाई की वैल्यू अगर 22/7 है तो पाई इरेशनल नंबर में नहीं आना चाहिए। पाई एक रेशनल नंबर है क्योंकि जो इसके दशमलव वाले अंक है, जब इसे हम सॉल्व करने बैठते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी उनका अंत नहीं होता, और नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट भी नहीं होते। ठीक है,
और जो 22/7 है वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये रेशनल नंबर में आता है और पाई इरेशनल में आता है, याद रखना। इवन नंबर्स के बारे में पढ़ा था हमने, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं संख्या, उन्हें हम इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं कहते हैं। ऑड नंबर्स विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। प्राइम नंबर्स जिनके केवल दो गुणनखंड यानी दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और स्वयं वही संख्या। ठीक है, याद रखना। दो एकमात्र अभाज्य संख्या है यानी इवन प्राइम नंबर। ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी कैसे होते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, यानी 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों उन्हें हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो हमारे पास 4 है और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर वो 9 है। ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना कि 1 न तो भाज्य है यानी न तो वो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, केवल 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF केवल 1 हो। जरूरी नहीं है कि ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या हों, लेकिन अगर इन दोनों का HCF चाहे वो भाज्य है चाहे अभाज्य है, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF 1 है तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 और 15 दोनों ही भाज्य संख्या हैं, अभाज्य नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो ये आपस में को प्राइम है यानी सह अभाज्य हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, आप खुद से निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ा था प्रीडेसेसर यानी पूर्ववर्ती संख्या और सक्सेसर यानी अनुवर्ती संख्या, जिसे हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो प्रीडेसेसर किसी नंबर का निकालने के लिए उस नंबर में से हम 1 माइनस कर देते हैं और सक्सेसर निकालने के लिए हम उसी नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। जैसे 500 का सक्सेसर क्या होगा, 501, और 500 का प्रीडेसेसर क्या होगा, 499। फिर हमने देखा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में। तो ये जब क्वेश्चन में आएंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में वहां भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज के बारे में, जो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी समवर्त गुणधर्म, क्रम विन्मेयता गुणधर्म और सहचार्यता गुणधर्म और वितरण गुणधर्म। ठीक है, ये 4 होते हैं हमारे पास। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, यानी यदि दो संख्याओं पर ऑपरेशन करने के बाद परिणाम भी उसी समूह का आए। समूह मतलब अगर हम रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रेशनल आए, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रेशनल नंबर मिले। यानी अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें होल नंबर ही मिलेगा। ये सभी की सभी कैसे हैं, ये दोनों ही रेशनल नंबर में आते हैं, इंटीजर्स भी और होल नंबर्स भी। ठीक है, तो यदि दो संख्याओं पर ऑपरेशन करने के बाद परिणाम भी उसी समूह का आए, ऑपरेशन मतलब है कि प्लस माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट, सॉरी, प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी क्या है, ऑपरेशन है, नंबर्स पर ऑपरेशन। ठीक है, जैसे दो परमेय संख्याओं का योग या गुणन हमेशा परमेय ही होता है। यानी अगर हम दो किसी भी परमेय संख्याओं को ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक परमेय संख्या का ही मिलता है, लेकिन डिवाइड करने पर ऐसा नहीं होता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी केवल किसके लिए फॉलो होती है, एक एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे 5 और 6 को ऐड किया हमने तो क्या आएगा, 11। 11 एक रेशनल नंबर है, इन्हें हम इंटीजर भी कह सकते हैं। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है क्रम बदलने पर भी परिणाम न बदले, क्रम बदलने पर भी परिणाम न बदले, वही क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने 5 और 6 को लिया, इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 11 आता है,
तो पहले 5 लिखा था, फिर 6 लिखा था। अब मैं पहले 6 लिख दूं और फिर 5 लिख दूं, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इनका क्रम बदल दिया, लेकिन परिणाम तो नहीं बदला ना, रिजल्ट तो नहीं बदला, वो तो 11 ही आएगा। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखना, ऑर्डर डजंट मैटर। क्या? ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर डजंट मैटर यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी को भी हम पहले आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे a प्लस बी उतना ही होगा जितना b प्लस ए है, ठीक है। a मल्टीप्लाई b उतना ही होगा जितना b मल्टीप्लाई a है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 6 किया तो भी कितना आएगा, 30 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई 5 किया तो भी कितना आएगा, 30 आएगा। ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर लागू नहीं होती है, सिर्फ किसके लिए लागू होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होती है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यानी सहचारिता का नियम यानी सहचारित गुणधर्म। तीन या अधिक संख्याओं को, क्या है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तीन या अधिक संख्याओं के समूह बनाने का क्रम, तीन या अधिक संख्याओं के समूह बनाने का क्रम बदलने पर परिणाम न बदले। जैसे हमारे पास कोई तीन संख्या है जिनमें ये है, तो अगर हम पहले 5 और 6 का समूह बना लेते हैं यानी इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो क्या आएगा, 11 प्लस 7, और जब इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। अब नेक्स्ट 5 6 7 तो हमारे पास, अब हम इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं यानी 6 और 7 को प्लस कर लेते हैं। इसको 6 और 7 को प्लस कर लेते हैं तो 5 प्लस 6 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18। तो देखा, अगर हम नंबर्स का जो ग्रुप है वो अलग अलग भी ले रहे हैं, पहले 5 और 6 का, फिर 6 और 7 का, तब भी जो हमारा रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी परिणाम हमेशा हमें सेम मिल रहा है। तो यही क्या है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो केवल और केवल किस पे लागू होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है, ठीक है। किस पे, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। तो याद रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। क्या? ग्रुपिंग डजंट मैटर। याद रखना, ग्रुपिंग डजंट मैटर, ठीक है। यानी ग्रुप मैटर नहीं करता, हम किन्हीं भी नंबर्स का पहले ग्रुप बना सकते हैं या फिर दूसरे नंबर्स का भी ग्रुप बनवा सकते हैं। जैसे कोई तीन नंबर है हमारे पास a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी का ले लिया ग्रुप, फिर और इधर b प्लस सी का ले लिया, लेकिन जो परिणाम रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा वो नॉन चेंजेबल रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अगर मैं 6 और 7 का पहले ग्रुप ले लूंगा तो सब, जब 6 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 42 मल्टीप्लाई 8, और जब हम 42 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32 यानी 336, ये आएगा। अब नेक्स्ट में 7 और 6 और 7 और 8 का मल्टीप्लाई में हम 7 और 8 का ग्रुप ले लेते हैं, तो जब 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56, और 56 का जब मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो भी यही आएगा, यानी हमारा रिजल्ट था वो सेम रहा, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग डजंट मैटर, याद रखना, ग्रुप मैटर नहीं करता, हम किन दो नंबर्स को पहले साथ ले रहे हैं और किसको बाद में ले रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यानी वितरण गुणधर्म ये कहता है कि जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर बराबर जाता है। जैसे ये नंबर्स है हमारे पास, तीन नंबर्स हैं जिनमें बी और सी प्लस है यानी एडिशन में है, और उनके साथ ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ए का मल्टीप्लाई है वो बी के साथ भी होगा और ए के साथ भी होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास 6 और 7 प्लस में, तो जो 5 का मल्टीप्लाई है वो 6 के साथ होगा, प्लस फिर 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा यानी 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अगर ये नंबर्स माइनस में है, जैसे 5 ब्रैकेट में 6 माइनस 7 है, तो भी ए मल्टीप्लाई इसी तरीके से जाएगा, 5 का 6 का मल्टीप्लाई, 5 और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 5 और 7 का मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई है
वो एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिर हम देखते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। क्या आइडेंटिटीज? हमारे पास दो आइडेंटिटीज होती हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी एडिटिव आइडेंटिटी को हम बोलते हैं योज्य तत्समक। क्या? योज्य तत्समक। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर देखिए, वो है संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर मान नहीं बदलता है। जैसे हम 0 को 5 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या 5 का मान बदला? नहीं, हमेशा क्या आएगा? 5। तो 0 एक ऐसा नंबर है, अगर हम किसी संख्या में इसे ऐड कर रहे हैं तो ये उस संख्या का मान चेंज नहीं कर सकता। तो इसे ही हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी जो 0 है वही क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना, क्या है 0? एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लाई होगा, तो एक ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई हम किसी दूसरी संख्या में कर रहे हैं लेकिन उसका मान चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने -9 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 का, तो जब 1 का हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है, यानी जो रिजल्ट पे मिलेगा हमें वो -9 मिलेगा। नंबर चेंज नहीं हुआ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। यानी वह संख्या जिसे गुणा करने पर मान समान रहता है, तो वो कौन सी संख्या है? 1। यानी 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक को ही क्या कहते हैं हम? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो 1 है वो क्या है? गुणात्मक तत्समक। फिर है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी संख्या का चिन्ह बदलने पर, यानी साइन बदलने पर, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो किसी संख्या का साइन बदलने पर हमें क्या मिलता है? एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम मिलता है, ताकि उन दोनों का जो एडिशन रहे, जो योग रहे, वो कितना आ जाए? 0 आ जाए। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3 और इसका अगर पूछा जाए तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 का एडिटिव इनवर्स, तो ये 3 है, 3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। यानी एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर उस नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? 0। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव कर देंगे उसे। अगर वो नेगेटिव दिया हुआ है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। ये ध्यान रखना है। यानी किसी संख्या का हम साइन चेंज करके उसका एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। यानी किसी संख्या का व्युत्क्रम, यानी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अगर हमारे पास कोई नंबर a/b है, इसका हमें क्या निकालना है? रेसिप्रोकल निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इनका उल्टा कर देंगे आपस में। b को ऊपर ले जाएंगे, a को नीचे ले जाएंगे। जैसे कोई इंसान खड़ा है और अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या कर देंगे? इसका सर जमीन पर रख देंगे और पैर इसके हवा में उड़ा देंगे, कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर a/b में, यानी अगर हमें फ्रैक्शन दिया है तो हम उसका आसानी से इनवर्स निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा नंबर दे दिया, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम 5 का पूछा, तो क्या होगा? तो 5 के नीचे 1 यानी अपॉन में 1 अंडरस्टूड रहता है, क्योंकि अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो हमेशा हमें वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है? 1। तो जब इसका 5 का यानी इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5, यानी उल्टा ही होगा। इन नंबर्स को घुमा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उससे पहले जब हम किसी नंबर का और उसके रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें हमेशा 1 मिलता है। जैसे 5/1 और इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/5। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 1।
ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी हम इस तरीके से कुछ भाग करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखते हैं वो भाजक होता है, यानी डिविडेंड होता है, डिवीजर होता है। जो यहाँ पे लिखा होता है उसे हम भाज्य कहते हैं, यानी डिविडेंड बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाज्य। और जो यहाँ पे लिखा होता है उसे भागफल यानी क्वोशिएंट बोलते हैं उसे। और जो माइनस करने के बाद जो यहाँ पे बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं, यानी रिमाइंडर कहते हैं उसे। इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हमें भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तो हमसे डिविडेंड पूछ लिया, यानी जो नंबर भाज्य है वो पूछ लिया। कभी कभी हमें डिविडेंड दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, और यानी भाजक पूछ लिया, डिवीजर पूछ लिया। ऐसे ही कोई भी इनमें से हमें तीन दे सकता है, तीन वैल्यू दे सकता है और चौथी हमसे पूछ सकता है, तो हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे क्वेश्चन देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। पर याद रखना आप, जो शेषफल रहता है, जो रिमाइंडर रहता है, वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। जैसे अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं 343 को, तो जब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 जा 32, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 23। अब इसको रिमाइंडर नहीं मान सकते क्योंकि 8 से बड़ा है, अभी 23 8 से बड़ा है। नेक्स्ट हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स? 3 टाइम्स तो पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, जो कि एक बड़ा नंबर है, तो 8 2 जा 16। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस होकर 7 आएगा। तो 7 8 से छोटा है, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो हमेशा क्या रहता है? एक छोटा नंबर रहता है। ठीक है, क्या रहता है? छोटा नंबर रहता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सही से समझना और अच्छे से समझना आप। ठीक है, क्योंकि ये एक बार समझ नहीं आता तो क्या करेंगे फिर दूसरी बार समझेंगे। ऐसा नहीं है, समझना नहीं है, क्योंकि ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टू से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड हो रही है। हमें एक नंबर्स दे रखे होते हैं ऑप्शन में और पूछ लेता है, जैसे 11 दे दिया कि 11 से वो डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है इसमें। तो वहां पे हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हमें वहां पे डिवाइड नहीं करना है। उसके लिए हमें ये रूल पता होना चाहिए, जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है बिना डिवाइड किए। ठीक है, तो टू से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? ऑब्वियसली टू से इवन नंबर डिवाइड होते हैं। और इवन नंबर के पीछे क्या हो सकता है? इवन नंबर का जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, वो इनमें से एक हो सकती है। किसमें से? 0 2 4 6 8। अगर इनमें से एक है तो वो नंबर टू से डिवाइड होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, 888, ये नंबर टू से डिवाइड होगा। क्यों? क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 8 है। 1000, ये नंबर टू से डिवाइड होगा या नहीं? होगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। 5, ये नंबर टू से डिवाइड होगा? बताइए, ये नंबर टू से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, इनमें से कोई सी भी नहीं है। इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, एक ऑड नंबर है ये, इसलिए टू से डिवाइड नहीं होगा। ये डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक डिजिट होनी चाहिए, नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक डिजिट हो, नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्री से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? तो किसी भी नंबर के अंकों का कुल योग, किसी भी नंबर के अंकों का कुल योग यानी सम ऑफ डिजिट्स अगर थ्री से विभाजित हो, थ्री से डिवाइड हो, तो वो नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास नंबर है 7 4 5 6 3, ये नंबर है हमारे पास, और हम यहाँ पे ले लेते हैं 2। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करने बैठेंगे, उसके बाद बताएंगे, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि क्वेश्चन ये सिर्फ 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम, 4 से 5 सेकंड में हो जाना चाहिए। क्या करेंगे? हम इसकी डिजिट्स का सम करेंगे। 7 + 4 + 5, 7 + 4 + 5
+6 + 3 + 2। अगर इन नंबर्स को आपस में मतलब पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ये 5 और ये 5 10 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कितना हो गया 10 यानी 20 27। तो मुझे ये बताइए 27 3 से डिवाइड होता है या नहीं, क्योंकि इन डिजिट्स का सम 27 आया है और 27 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमें ये वाला नंबर दिया गया है, इतना बड़ा वाला नंबर, खतरनाक सा नंबर जो दिखने में खतरनाक है, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इन डिजिट्स का सम क्या हुआ है, 3 से डिवाइड हुआ है। तो अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल दूं तो आप बता सकते हो इजीली कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 4 5 3 6 2 7, मुझे ये बताइए नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप खुद से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर अपने पास रखिए कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा करने का। मैं इस नंबर का, देखो हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट्स का सम करेंगे, इसकी डिजिट्स का सम करेंगे, यानी 4 + 5 + 3 + 6 + 2 + 7। इसकी जब हम डिजिट्स का सम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 और 6 को ऐड करेंगे 10, 5 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 और फिर 7 कितना हो जाएगा 27। हमें फिर से ये 27 मिला। हर बार 27 नहीं मिलेगा, हर बार 27 नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सारी डिजिट्स सेम है, वो आगे पीछे हो गई हैं। तो हमें क्या मिलना चाहिए, या तो डिजिट्स का सम, मतलब जो डिजिट्स का सम आएगा वो 3 का कोई भी मल्टीपल होगा, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 3 से डिवाइड होगा। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर है खतरनाक सा, ये भी 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 के लिए। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। यानी अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास कोई बहुत खतरनाक सा नंबर है, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, और हमें बताना है कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट जो कि 2 और 4 है, इनसे बना नंबर है 24। क्या 24 4 से डिवाइड होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। 4 से डिवाइड होने का मतलब है जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 24 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये जो नंबर है, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी नंबर हो हमारे पास, उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 5 के लिए, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर भी 4 से, वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे 35, तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 5, हाँ, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 5, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये नंबर है, मुझे बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है, और जिन नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट 6, 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो 6 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा अगर, अगर कोई नंबर 2 और 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 6 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से हो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिनकी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है, यानी जिस नंबर के, जिस संख्या के अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये नंबर है, क्या ये नंबर 3 से और 6 से डिवाइड होगा? तो चेक करते हैं। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा 2 से, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है।
क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो फिर क्या करना होगा हमें? 3 से डिवाइड चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 14। 14 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। 14 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक नंबर और लेते हैं, 7 5 9 3 2 4। अब मुझे बताओ ये नंबर जो कितना है, 7,59,324, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा 2 और 3 से, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो 4 है। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई सी भी एक हो। तो इसकी लास्ट डिजिट 4 है, तो इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब हम चेक करेंगे 3 से, हमें दोनों से चेक करना पड़ता है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इस नंबर की डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, यानी अंकों का सम करना पड़ेगा। और इसकी डिजिट्स का सम हम करेंगे तो वो कितना आएगा? 10 14 24 और कितना हो गया? 30। इसकी डिजिट्स का सम आया 30, और एक 30 यानी 30 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो जो हमारे पास नंबर है 7,59,324, वो नंबर 3 से मतलब 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 6 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7। हमारे पास क्या है? 7। तो 7 से कौन से नंबर डिवाइड होता है? अगर कोई नंबर हमारे पास है तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? उस नंबर की लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? उस नंबर की लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो शेष बची हुई डिजिट हैं उनसे जो बना नंबर है उसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे लास्ट डिजिट को। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 14527, ये कोई रैंडम नंबर लिया है, मुझे नहीं पता ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, लेकिन चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है? 7। लास्ट डिजिट कितनी है? 7। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बची हुई डिजिट है उनमें से माइनस कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 14। तो 14 को इन डिजिट्स में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 12 में से 4 माइनस किए 8, और 4 में से 1 माइनस किया 3, और 14। ठीक है, अब भी एक बड़ा नंबर है, हम नहीं बता सकते ये 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो नेक्स्ट फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट में, जो कि हमारे पास है 8। 8 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 16 को बची हुई डिजिट में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा, क्या आएगा हमारे पास? 7 और 2 यानी 127। 127, क्या 127 7 से डिवाइड होगा? अगर नहीं होगा तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, अगर होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 127 यानी 127 127 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो फिर से इसकी जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, किसमें से? 12 में से। 14 को जब हम माइनस करेंगे 12 में से तो हमें -2 मिलेगा। क्या आप नंबर 2 को देखकर तो बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? अब इतना भी नहीं बता सकते तो जाओ पहले सेकंड क्लास में पढ़ के आओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास लेने आना। तो क्योंकि ये 2 डिवाइड नहीं होगा 7 से, इसलिए जो हमारे पास नंबर है 14,527, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। किससे? 7 से। तो आप इसी तरीके से 7 के लिए चेक कर सकते हैं, उसकी लास्ट डिजिट में क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और बची हुई डिजिट में से उसको माइनस कर देंगे। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है, माइनस करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो दिया गया नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा तो दिया गया नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। और इन्हें और अच्छे से समझेंगे हम जब एक्सेस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल,
इसके लिए क्या देखते हैं हम, किसी भी नंबर की लास्ट की थ्री डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 5713 512, कितना बड़ा नंबर है, खतरनाक सा है, कितना है ये 57,13,512। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो हमें पूरा नंबर डिवाइड करके चेक नहीं करना ये 8 से डिवाइड होगा, हमें सिर्फ लास्ट की थ्री डिजिट देखनी है। कितनी? लास्ट की थ्री डिजिट देखनी है, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लास्ट की थ्री डिजिट से जो नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है 512, इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या ये डिविजिबल है 8 से। अगर हाँ तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। कितना, कैसे करेंगे डिवाइड? डिवाइड तो आता ही होगा ना आपको। 8 6 48, माइनस करेंगे 3, 32 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, माइनस करेंगे, यानी रिमाइंडर हमें जीरो मिल रहा है। यानी 8 से जो 512 है वो पूरा डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइडेबल है, डिविजिबल है। तो जो हमें नंबर दिया है, कितना कितना नंबर मिला है हमें 57,30,512, यानी ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो किसी भी नंबर की लास्ट की अगर तीन डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 और 3 का सेम है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, अंकों का योग करते हैं, यानी किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम करते हैं। वैसे ही 9 के लिए भी हमें किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि 9 से डिवाइड है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी डिजिट का सम करेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ये नंबर है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नंबर की डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस नंबर की डिजिट्स का सम जो हमें मिलेगा वो कितना है 36। 36 एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। 36 एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, यानी जो दिया गया नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अंकों का सम, यानी डिजिट्स का सम, जो नंबर दिया गया है उसकी डिजिट्स का सम डिवाइड करके देखेंगे 9 से। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 के लिए। तो जिस नंबर के लास्ट में जीरो आता है, चाहे वो एक जीरो हो, यानी कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे 100 है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है लास्ट वाला जीरो। अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो बधाई है, वो 10 से डिवाइड हो रहा है। हमें ये नहीं देखना इसके पीछे तो एक जीरो है, इसके पीछे दो जीरो है, डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर मिनिमम एक जीरो है, लास्ट तो एक ही डिजिट होती है ना, तो अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 के लिए। इसके लिए 11 के लिए तो इसमें क्या करते हैं, विषम स्थानों, जो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर करेंगे। अगर या तो वो अंतर जीरो आ रहा है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे हम नंबर ले लेते हैं, तो इसमें हम विषम स्थान स्थान यानी ऑड प्लेसेस, इनके नंबर डिजिट को सम करेंगे, क्या आएगा 4। और सम प्लेसेस, इन डिजिट्स को प्लस करेंगे, क्या आएगा 4। और इनको आपस में माइनस कर देंगे, यानी 4 - 4, क्या आएगा 0। अगर ये डिफरेंस जीरो आ रहा है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो नंबर 11 से डिविजिबल है। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसलिए जो नंबर ये दिया गया है हमें 1331, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। हम कोई और नंबर चेक कर लेते हैं क्या वो 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 7589321, ये कोई रैंडम नंबर लिया है मैंने, क्या ये 7 से डिविजिबल हो है या नहीं है। तो उसके लिए हम पहले इसकी ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम करेंगे,
यानी 7831। 7 + 8 + 3 + 1 सम करके कितना मिलेगा हमें? 19। कितना आया? 19। 7 + 8 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। अब जो इसकी सम प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, इसकी जो डिजिट सम प्लेसेस पे हैं उनका प्लस करेंगे, यानी 5 + 9 + 2। 5 + 9 + 2 इन डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। इनको प्लस करने पर हमें कितना मिलेगा? 16। कितना मिलेगा? 16। फिर इन दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे, यानी 19 - 16 माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है? 3। माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है? 3। जबकि 11 से डिवाइड अगर हो रहा है कोई नंबर तो हमें क्या मिलेगा? 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल, जैसे 11, 22, 33, 44, 40, 55 ये सब नंबर्स मिलेंगे अगर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 मिला है हमें और 3 11 से 11 का ना तो मल्टीपल है और ना ही ये 0 है। तो जो हमें नंबर दिया गया है, ये जो हमें नंबर है हमारे पास, वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं 11 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किन्हीं भी नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हम कैसे निकालें। अगर किसी नंबर की कई बड़ी पावर दे रखी है, जैसे 25 की यहाँ पे जो पावर है 123 है, तो जब इससे सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये कल की क्लास में हम निकालना सीखेंगे। आज जितना भी मैंने इस क्लास में कराया है, आप सभी उसका रिवीजन करना और